हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सीपीसी का जो है घटनाचक्र पर आधारित आप लोगों को बता रहा हूँ। ये प्रश्न कोश है। मैं आपका मिसलेनियस का प्रश्न कोश बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक दो क्वेश्चन आराम से इस टॉपिक से बन जाते हैं। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन के बारे में चर्चा करता हूँ कि देखते हैं वे कौन व्यक्ति हैं जिन्हें व्यक्तिगत उपसंजात से छूट प्राप्त है। वे कौन व्यक्ति है जिन्हें व्यक्तिगत उपसंजात से छूट प्राप्त है। तो संहिता की धारा 132 से लेकर 133 में व्यक्तियों का उल्लेख किया गया। किस सेक्शन में? 132 से लेकर 133 तक जो है उल्लेख किया गया है। जिन्हें जो है व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है। धारा 132 के अनुसार वो स्त्रियाँ जो देश की रूढ़ और प्रथाओं के अनुसार लोगों के समझ आने में विवश नहीं किया जाएगा। सेकंड कहता धारा 133 के अंतर्गत निम्न व्यक्तियों को न्यायालय समय उपस्थित होने से छूट प्राप्त है। निम्न व्यक्तियों को जो है न्यायालय के समक्ष उपस्थिति जो है छूट प्राप्त है। कौन कौन व्यक्ति हैं? पहला कहता है भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, संघ के मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्य मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा वे व्यक्ति जिन पर धारा 87 लागू अर्थात तो भूतपूर्व देशी राज्य के शासकगण हो। वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है? तो संहिता की धारा 135 से लेकर 135A तक व्यक्तियों का उल्लेख है जिन्हें गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। अब देखते हैं धारा 135 के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब सवाल है कि किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी को जब वो अपने न्यायालय में जा रहा हो या वहाँ से वो लौट रहा हो, वहाँ पीठासीन हो। दूसरी बात कहता है कि न्यायालय के अवमानना से भिन्न, यानी न्यायालय के अवमानना से भिन्न मामले जो कि किसी न्यायाधिकरण से यानी ट्रिब्यूनल में लंबित हो, पेंडिंग हो, पक्षकारों पार्टीज के प्लीडर, अटॉर्नी, मुख्तार, राजस्व अभिकर्ता, रेवेन्यू एजेंट और जो है रिकग्नाइज्ड प्लीडर या एजेंट, शमन आज्ञा के कारण कार्य करने वाले साक्षी जब वो कि मामले के प्रयोजनार्थ अधिकरण जा रहे हो, वहाँ से लौट रहे हो या उसमें हाजिर हो रहे हो। क्वेश्चन है 135A के अनुसार निम्न व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने से निरुद्ध किए जाने की छूट प्राप्त है। पहला के संसद के सदस्यों, विधानमंडल के सदस्यों, किसी संघ के राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य जब सदन का अधिवेशन चल रहा हो, यदि वे किसी समिति सदस्य जब ऐसे समिति का अधिवेशन चल रहा हो तो उस अवधि के दौरान या सम्मेलन समिति के 40 दिन पूर्व या 50 गिरफ्तार निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यानी सदन चलने से 40 दिन पहले या सदन चलने के बाद जो है पूर्व जो है इससे क्या है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? तो निम्नलिखित व्यक्तियों को सिविल आदेश के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है। पहला है सिविल आदेश के निष्पादन के अंतर्गत कोई स्त्री निष्पादन की कार्यवाही में निरतड़ी न्यायालय की अवमानना का दोषी व्यक्ति, यानी सिविल आदेश के अधीन वो गिरफ्तार किया जा सकता है। जो सिविल प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो उन्हें अरेस्ट किया जाता है, तो ये सिविल आदेशिका के निष्पादन के अंतर्गत कोई स्त्री अगर सिविल आदेशिका के निष्पादन के अंदर कोई स्त्री आती है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। निष्पादन की कार्यवाही में निरतड़ी को गिरफ्तार किया जाता है। न्यायालय की अवमानना के दोषी व्यक्ति को। क्वेश्चन है डिक्री के निष्पादन के उपबंधों को छोड़कर जहां गिरफ्तारी या कुर्की का आदेश दिया जाता है तो वो व्यक्ति या संपत्ति जो है वो व्यक्ति या संपत्ति उसकी अधिकारता से बाहर है या तो कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो धारा 136 के अनुसार ऐसी स्थिति में वो न्यायालय जिसमें ऐसे आवेदन किया गया है स्वविवेकानुसार गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकेगा या कुर्की का आदेश कर सकेगा। जहां ऐसे व्यक्ति हैं या संपत्ति वहां वारंट या आदेश की एक प्रति गिरफ्तारी या कुर्की के खर्च सहित भेजेगा। क्वेश्चन है
अधीनस्थ न्यायालय की भाषा के संबंध में उपबंध कहाँ है? तो संहिता की धारा 137 में, जिसके अनुसार संहिता के प्रारंभ के समय से ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थों की जो भाषा है वो भाषा राज्य सरकार अन्यथा निर्देश दिए जाने तक बनी रहेगी। क्वेश्चन, क्या उच्च न्यायालय के साक्ष्य अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने का निर्देश दे सकता है? उत्तर हाँ। धारा 138 के अनुसार उच्च न्यायालय के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी न्यायालय के बारे में निर्देश दे सकता है जिनके मामले में अपील या अनुज्ञात हो, उन्हें साक्ष्य अंग्रेजी भाषा में अधिसूचित निर्देशित रूप में लिया जाएगा। संहिता की धारा क्या उपबंध करता है? तो धारा 142 में ये उपबंध करता है कि वो सभी आदेश तथा सूचनाएं जिनकी तामील सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाए उसे दी जाए लिखित रूप से होगी। संहिता की किस धारा में प्रतिस्थापना का उल्लेख है? संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिस्थापना का उल्लेख है। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? तो प्रतिस्थापन से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत जिस पक्षकार को अपील पुनरीक्षण में किसी डिक्री या आदेश के उल्टे जाने से कोई क्षति कारित होती है या ऐसी क्षति पूर्व स्थिति में पुनः लाना हो। प्रत्यावस्थान का उद्देश्य क्या होता है? प्रत्यास्थापन का उद्देश्य डिक्री या पूरी यथास्थिति पुनः स्थापित करना होता है। प्रतिस्थापना के सिद्धांत को लागू करने हेतु कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? तो प्रतिस्थापना सिद्धांत को लागू करने के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या है? पहला, प्रतिस्थापना की मांग ऐसी डिक्री या आदेश से संबंधित है जिससे उल्ट दिया गया हो या जिसे फेरफार किया गया हो। डिक्री को उल्टी या पुनर्प्रवर्तित करने से आवेदन ने कुछ खो दिया हो या उसे वंचित कर दिया गया हो। यानी प्रतिस्थापन की मांग डिक्री या आदेश से संबंधित हो जिसे उल्ट दिया गया हो या जिसमें फेरफार किया गया हो। डिक्री को उल्टने की या परिवर्तित करने के से आवेदक को कुछ खो दिया गया है और उसमें वंचित कर दिया गया हो, ये बताता है। अब देखते हैं, और तीसरी बात कहता है आवेदक को उल्टी गई या परिवर्तित की गई डिक्री या आदेश के अंतर्गत किसी लाभ का हकदार है। जिस अनुतोष का दावा किया गया है वो ऐसी डिक्री या आदेश को उल्टने का परिणाम है। क्वेश्चन है, प्रतिस्थापना का आदेश कौन न्यायालय दे सकता है? उत्तर, धारा 144 के अनुसार प्रतिस्थापना का आदेश वो प्रारंभिक न्यायालय ही दे सकता है जिसने ऐसी डिक्री या आदेश किसी वाद में पारित किया था, न कि अपील और पुनरीक्षण न्यायालय में। क्वेश्चन है, प्रतिस्थापना का आवेदन कौन कर सकता है? उत्तर है, प्रतिस्थापना के लिए आवेदन निम्न व्यक्ति कर सकते हैं। पहला, वे व्यक्ति जो उल्टे गए या परिवर्तित किए गए डिक्री या आदेश के पक्षकार हो। वे व्यक्ति जो उल्टी गई या डिक्री या आदेश के अधीन प्रतिस्थापना या लाभ पाने का हकदार हो। प्रतिस्थापना आवेदन किसके विरुद्ध किया जा सकता है? उत्तर है, ऐसे आवेदन निम्न के विरुद्ध किया जाता है वाद के पक्षकार तथा वाद के पक्षकार की विधि पत्नी संबंधित के विरुद्ध हो। क्या प्रतिस्थापना या अन्य अनुतोष जो प्रत्यास्थापना के आवेदन के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है एक अलग वाद शासित करके प्राप्त किया जा सकता है? तो नहीं, धारा 144(2) के अनुसार प्रतिस्थापना का आवेदन 144(1) के अंतर्गत पोषणीय है और किसी भिन्न वाद को जो संस्थित करके प्रतिस्थापना का आदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या प्रतिस्थापना की मांग धारा के अतिरिक्त किसी अन्य धारा 144 के अंतर्गत की जा सकती है? उत्तर हाँ। धारा 144 के अंतर्गत धारा 151 न्यायालय के अंतर्निहित शर्त के अधीन ही प्रतिस्थापना की मांग की जा सकती है। क्या धारा 144 के अधीन पारित आदेश की विरुद्ध अपील हो सकती है? उत्तर हाँ, ऐसे आदेश की विरुद्ध अपील की जा सकती है। प्रतिस्थापना के आवेदन हेतु परिसीमा की अवधि क्या है? तो धारा 144 के अंतर्गत प्रतिस्थापना के आवेदन 12 वर्ष के अंदर किया जाना चाहिए। यह समय सीमा अपील में पारित डिक्री आदेशों की तिथि से मानी जाएगी। क्वेश्चन, संहिता की किस धारा समय सीमा बढ़ाए जाने संबंधी प्रावधान है? उत्तर है 148। संहिता की धारा 148 के अंतर्गत इस धारा के अनुसार यदि न्यायालय ने संहिता की धारा विहित या अनुज्ञात कोई कार्य करने हेतु कोई अवधि नियत या प्रदान की गई तो ऐसी अवधि के अधिकतम जो है 30 दिन तक स्वविवेकानुसार बढ़ा सकता है, यद्यपि नियत की प्रदत्त अवधि बीत चुका हो। क्वेश्चन है,
प्रतिनिधि द्वारा या उनके विरुद्ध कार्रवाई किस धारा के अंतर्गत हो सकता है? तो उत्तर संहिता की धारा 146 के अंतर्गत। कैबिनेट संबंधी और प्रावधान संहिता कहाँ उत्पन्न दिया गया? तो संहिता की धारा 143 ए में कैबिनेट के अंतर्गत। कैबिनेट का क्या तात्पर्य है? उत्तर है कैबिनेट एक शाब्दिक अर्थ है, चेतावनी से पूर्व सूचना या उजरदारी। कैबिनेट से तात्पर्य न्यायालय द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने से पूर्व उसे दायर करने वाले व्यक्ति को प्रतिवादी को सूचना देने के अधिकार से है। कैबिनेट को संहिता के कब शामिल किया गया है? संशोधन के अधिनियम 1976 के अंतर्गत 48 के रूप में शामिल किया गया है। कैबिनेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कैबिनेट का मुख्य उद्देश्य एक पक्षीय आदेश पारित करने से रोकना तथा वादों को बहुलता से रोकना होता है। कैबिनेट न्यायालय में कब दायर किया जा सकता है? कैबिनेट पर पक्षी द्वारा वाद दायर किया जाता है, जहां न्यायालय में संस्थित शीघ्र या संस्थित में होने वाले किसी वाद या कार्रवाई में किसी आवेदन का किया जाना प्रत्याशित होता या आवेदन किया गया है। कैबिनेट किसके द्वारा दाखिल हो सकता है? कैबिनेट विरोधी पक्षकार द्वारा या आवेदन वाद में पारित अंतरिम आदेश को प्रभावित होने वाले पक्षकार द्वारा दाखिल किया जा सकता है। कैबिनेट दायर हो जाने के बाद कैबिनेट कर्ता द्वारा किसके तथा किस रीति से सूचना दिया जाना आवश्यक है? 148(1)(2) के अनुसार कैबिनेट दायर हो जाने के बाद कैबिनेट कर्ता को आवेदन करने वाले कैबिनेट की सूचना की तामील रजिस्ट्री डाक द्वारा दिया जाना आवश्यक है। कैबिनेट का प्रवर्तन में रहता है? उत्तर है 148(a) के 5 अनुसार कैबिनेट उसे दाखिल होने की तारीख से 90 दिन की तक प्रवर्तन में रहता है, जब तक इस अवधि को पुनः नया कैबिनेट दाखिल न कर दिया जाए। क्या कैबिनेट संबंधी प्रावधान संबंधी अनुच्छेद 226 के अधीन रिटों पर लागू होता है? उत्तर नहीं। कैबिनेट संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 226 के अधीन दाखिल रिटों पर लागू नहीं किया जा सकता है। संहिता की धारा सिविल न्यायालय के अंतर्निहित शक्ति संबंधित संहिता की धारा 151। संहिता से धारा 151 की प्रकृति कैसी है? संहिता की धारा 151 औशेषिक प्रकृति की है। सिविल न्यायालय धारा 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कब कर सकते हैं? न्याय के उद्देश्य के लिए या न्यायालय के आदेशिका के दुरुपयोग को निवारण के लिए तथा मामले के निस्तारण के लिए सिविल न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। क्या धारा 151 संहिता पूरक है? तो हाँ, धारा 151 की संहिता पूरक है। जहाँ संहिता के मौन है वहाँ न्यायालय धारा 151 के अंतर्गत मामले को निस्तारित करने के लिए हेतु सक्षम है, किंतु इस धारा का प्रयोग आवश्यक मामले में ही किया जाना चाहिए। न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति के अधीन कौन सा अधिकार है? वह सभी अधिकार है जो न्याय प्रशासन के क्रम में सही और उचित कदम और गलत कार्य रोकने के लिए आवश्यक हो। न्यायालय का अंतर्निहित शक्ति अधिकार है। क्या न्यायालय इस शब्द का प्रयोग स्वविवेका से ही कर सकता है या पक्षकार के आवेदन पर इसका प्रयोग कर सकता है? तो न्यायालय धारा 151 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग स्वप्रेरणा से पीड़ित पक्षकार के आवेदन पर कर सकता है जहाँ प्रक्रिया में न्यायहित प्रभावित हो रहा हो। क्वेश्चन है, सिविल न्यायालय द्वारा धारा 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, सिविल न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग साम्या, शुद्धिकरण, अंतसाम्या, शुद्ध अंतःकरण से किया जा सकता है। क्वेश्चन है, किस वाद में निर्धारित किया गया है अंतर्निहित अधिकार किसी सिविल न्यायालय को प्रदान नहीं किया गया, अपितु ये एक ऐसा अधिकार है जो न्यायालय को अंतर्निहित है? मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल AR 1962 सुप्रीम कोर्ट। मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल AR 1962 सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन है, क्या धारा 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय है? उत्तर, नहीं। धारा 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं, लेकिन ऐसे आदेश के विरुद्ध रिवीजन हो सकता, पुनरीक्षण हो सकता है। संहिता की कौन सी धारा संहिता के आदेश 20 नियम 3 में अपवाद है? तो धारा 151। 152 क्या ओपन करती है? 152 के अनुसार निर्णय, डिक्री या आदेशों में से लेखन, गणितीय भूल का कोई आकस्मिक भूल
या लोभ से उत्पन्न हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वीकृत से या पक्षकारों के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकती है, किसी भी समय शुद्ध की जा सकती है। क्वेश्चन है, यदि किसी डिग्री पूर्णतः तुष्ट कर दी गई है, यदि किसी डिग्री पूर्णतः तुष्ट कर दी गई है तो क्या उसे डिग्री में संशोधन की आज्ञा दी जा सकती है? उत्तर नहीं। पूर्व पर तुष्टि कर दी गई डिग्री के संशोधन की आज्ञा नहीं दी जा सकती है। क्या न्यायालय को संशोधन करने का साधारण शक्ति प्राप्त है? उत्तर हाँ। 153 के अनुसार, धारा 153 के अनुसार न्यायालय को वाद में 153 के अनुसार न्यायालय को वाद में किसी भी कार्यवाही, किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकता है, किंतु ऐसे संशोधन के वाद कार्यवाही द्वारा उठाए गए उस अविलंब वास्तविक प्रश्न या विवादक अवधारणा का प्रयोजन हेतु किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक मैं प्रश्न कोश पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ मिसलेनियस का। अभी तक मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिए। और मैं खासकर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिला को तैयारी कराने वाला हूँ दोस्तों। और मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन बना के रखें।